हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम करेंगे पार्ट सेकंड ऑफ फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। दोस्तों, जो हमारे देश इंडिया का जो एग्रीकल्चर जो कृषि है, उसके क्या क्या विशेषताएं, क्या यानी क्या क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या यहाँ की प्रॉब्लम्स या समस्याएं हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, और क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई गई है, क्या क्या योजनाएं या नीतियाँ बनाई गई है एग्रीकल्चर में सुधार करने के लिए। हम आज उसको पढ़ने वाले हैं। तो ख़ास तौर से जो पार्ट 2 में लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा फीचर्स और इसकी प्रॉब्लम्स बताऊँगा एग्रीकल्चर इन इंडिया की। ये वीडियो ख़ास तौर से क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक का है, और लेकिन ये दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे IAS RS जैसे बड़े एग्ज़ाम हो, चाहे दूसरे छोटे मोटे एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की क्या क्या फीचर्स या विशेषताएं हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फीचर आती है वो मैं बताऊँ। सबसे पहले जो फीचर्स आती है वो है लो प्रोडक्टिविटी। पहली फीचर कौन सी आती है? लो प्रोडक्टिविटी, यानी कम उत्पादकता। इतनी बोलते हैं इसको, कम उत्पादकता। तो इसमें क्या है प्रोडक्टिविटी? सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी का मीनिंग होता है 1 हेक्टेयर ज़मीन पे हमने कितनी खेती बाड़ी की, यानी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट और प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। इन 1 हेक्टेयर ज़मीन पे हम कितनी खेती कर पाते हैं, कितने क्विंटल या कितने किलो या कितना जो भी हम मेजरमेंट अपनाते हैं, कितना हमने अनाज उगाया 1 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर, उसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है। लेकिन मैं पहले ही बता दूं आपको, जो हमारे इंडिया की प्रोडक्टिविटी है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन आज भी जो दूसरे कुछ देश हैं, एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं हमसे, उनकी तुलना में हमारी जो प्रोडक्टिविटी है कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत ही कम है। कैसे? देखिए, जो हम प्रोडक्टिविटी के जो एग्जांपल दे रहे हैं वो टन्स में दिए गए हैं डाटा, और पर हेक्टेयर में क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है वो बता रहे हैं आपको। जैसे राइस को लेते हैं, चावल को, जो राइस है इंडिया में पर हेक्टेयर ये 3.6 टन पैदा होता है। चाइना में जस्ट लगभग डबल 6.8 टन पैदा होता है उसी 1 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर, जबकि वर्ल्ड का एवरेज भी 4.5 हमसे ज़्यादा है। दूसरी ओर जो वीट का प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो 3.1 पर हेक्टेयर होती है हमारे यहाँ, जबकि चाइना की 6.5 डबल से भी ज़्यादा है, और वर्ल्ड एवरेज भी 3.3 यानी हमसे ज़्यादा है। यानी कुल मिला के अगर प्रोडक्टिविटी को देखा जाए, 1 हेक्टेयर ज़मीन पे खेती बाड़ी को देखा जाए, तो वो हम वर्ल्ड एवरेज से भी पीछे हैं, और दूसरे कुछ जो हमसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे हम पीछे ही हैं। उसके बाद आता है, हमारा पॉइंट आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों, ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो हमारा एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर, उसकी एक बहुत ही कॉमन फीचर है, बहुत ही आम ये विशेषता है। मतलब लगभग हर गांव में जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी होती है, उसमें ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी 100% पाई जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आप समझ जाओगे। मान लीजिए कोई खेत है या कोई भी काम है, या मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, उस पर 10 आदमियों की ज़रूरत है, यानी में 10 लेबर्स चाहिए, 10 लेबर्स की चाहिए हमको। ठीक है, लेकिन हमने गलती से वहाँ पे 15, 16, 17 लेबर रखा दिए। ठीक है, अब हमें रिक्वायर्ड थी 10 लेबर की, तो 10 लेबर मान लो मिलके प्रोडक्शन करते हैं 500 बॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, और जो 17 लेबर हैं वो भी 500 बॉडी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर जो ये हमारे पास 6-7 जो एक्स्ट्रा लेबर रिक्वायरमेंट से जो ज़्यादा लेबर है, उनको काम से हटा भी दिया जाएगा, तो भी हमारे प्रोडक्शन के ऊपर, टोटल प्रोडक्शन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द टोटल प्रोडक्शन इफ़ दीज एक्स्ट्रा लेबर्स आर रिमूव फ्रॉम द वर्क, बिकॉज
ये जो एक्स्ट्रा लेबर्स होते हैं, इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़ीरो होती है। इनको लगाने से हटाने से कोई हमारे प्रोडक्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो सिचुएशन होती है जहाँ पे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोग काम करते हैं और एक्स्ट्रा लोगों को एक्स्ट्रा लोगों की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो जीरो होती है, और एक्स्ट्रा लोगों को रिमूव करने पर भी हमारे प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिस सिचुएशन इज़ नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। जो तीसरी फीचर है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की, भारतीय कृषि की, वो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यानी हमारे जो ज़्यादातर किसान हैं वो इसलिए एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी करते हैं ताकि खुद का और खुद के परिवार का पूरे साल पेट भर सकें। गेहूँ, चावल, दाल जो भी वो उगाते हैं वो इसलिए उगाते हैं ताकि अपने और अपने परिवार का पेट भर सकें। और ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं उगाते हैं कि वो उसका कमर्शियलाइजेशन करेंगे या बाज़ार में बेच के प्रॉफिट कमाएंगे या कैश क्रॉप्स उगाएंगे, बल्कि वो ज़्यादातर लोग फूड ग्रेन्स ही, गेहूँ, चावल जैसे फूड ग्रेन, दालें वगैरह ही उगाते हैं ताकि उनके परिवार का पेट भर सके। इस चीज़ को बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। हालांकि इंडिया में बहुत सारे किसान कमर्शियलाइजेशन या कैश क्रॉप्स भी उगाते हैं और मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो आज भी इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग की ही है। क्योंकि जो किसान गरीब होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो वो इतनी खेती बाड़ी इतने लेवल पे नहीं कर पाते हैं कि वो मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा सकें। वो सिर्फ इतना ही, चाहे मजबूरी में कह लो चाहे जानबूझ के कह लो, खुद के और खुद के परिवार के लिए जो सफिशिएंट है उतना ही वो फूड ग्रेन्स वगैरह का क्रॉप्स जो है उगाते हैं। इट इज़ कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। हिंदी में बोले तो जीविकोपार्जन खेती बोल सकते हैं। देन अगला फीचर हमारा आता है यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ मशीनरी। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो 1966 में हुई थी, उसके बाद काफ़ी एग्रीकल्चर के अंदर मशीनें, ट्रैक्टर, टूल्स, ट्यूबवेल, फंवारा सिस्टम, HYV शीट्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का यूज होने लग गया है। लेकिन आज भी जो गरीब किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मशीनरी, टूल्स, ट्रैक्टर्स, बीज वगैरह ख़रीद सकें अच्छे किस्म के, तो आज भी वो पुरानी टेक्निक और पुरानी मशीनों का ही यूज़ कर पाते हैं। देन अगला फीचर आता है हमारा स्मॉल होल्डिंग्स। यानी जो किसानों के पास, ज़्यादातर किसानों, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स के पास जो है वो ज़मीन है जो छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़े खेत नहीं हैं। देन आता है डिपेंडेंस ऑफ रेनफॉल। हमारा एक फ़ीचर ये भी है एग्रीकल्चर का कि आज भी हम ज़्यादातर जो किसान है वो मॉनसून या रेनफॉल या वर्षा के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर वर्षा अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है, तो खेती बाड़ी भी अच्छी होती है। अगर ज़्यादा रेनफॉल हो गया तो भी फसल ख़राब हो जाती है, और कम रेनफॉल हो गया तो भी फसल ख़राब हो जाती है। तो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है, और उनके पास कोई इरिगेशन के टूल्स वगैरह अभी भी ज़्यादातर किसानों के पास नहीं है। फिर आता है हमारा टॉपिक आता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हालांकि ये टॉपिक्स बहुत इजी, आप अपने आप भी इनके अंदर लिख सकते हो काफ़ी कुछ, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं बताऊंगा। मैं जस्ट जो प्रॉब्लम्स है उनको आपको थोड़ा बहुत दोबारा मेमोराइज़ कराने के लिए खाली पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की। नंबर 1, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन। यानी हमारे पास जो है इरीगेशन फैसिलिटीज़ की कमी है, जैसे ट्यूबवेल, फंवारा सिस्टम या कैनाल वगैरह, नदियों जो कैनाल्स वगैरह से हम कम जुड़े हुए हैं किसान हमारे, और इरिगेशन सिस्टम की कमी है, और आज भी जो है वो रेनफॉल या वर्षा पर निर्भर करते हैं। दूसरा आता है लैक ऑफ फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। आज हालांकि कहने को तो इंडिया में बहुत सारे गाँवों के अंदर भी जो बैंक्स वगैरह, रूरल बैंक्स या दूसरे कमर्शियल बैंक्स या कुछ बैंक्स कोऑपरेटिव बैंक्स खोले गए हैं, जिनका काम होता है किसानों को एग्रीकल्चर या अदर एलाइड एक्टिविटी के लिए लोन लेना। लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें भी 50% या 40% से भी कम लोगों को लोन मिल पाता है। बिकॉज जब भी कोई लोन लेते हैं तो उसके एवज में कुछ ज़मीन या मकान वगैरह गिरवी रखना पड़ता है। वो हर एक किसान के पास इतनी एसेट्स होती नहीं हैं, तो किसान वहाँ बैंक होते हुए भी लोन ले नहीं पाते हैं, या वहाँ पे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे बैंक्स ऐसे है भी नहीं जो किसानों को फाइनेंस या लोन प्रोवाइड करे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बैंक्स खोले गए हैं उनकी संख्या हमारे देश की पॉपुलेशन और हमारे देश की साइज़ को देखते हुए सफिशिएंट नहीं है। देन फिर आता है प्रॉब्लम हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंस्टेड ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। यानी आज भी हम कमर्शियलाइजेशन या जो व्यापार होता है क्रॉप्स का, उसकी बजाय हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी जीविकोपार्जन यानी
खुद के और खुद के परिवार के लिए पेट भरने के लिए खेती बाड़ी किसान कर रहा है। देन फोर्थ पॉइंट है स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, यानी ज़मीनें जो है किसानों के पास वो छोटी छोटी और इधर उधर बिखरी हुई है, ठीक है। देन लैक ऑफ ओरिएंटेड मार्केट सिस्टम, यानी एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम की आज भी कमी है। आज भी किसानों के लिए कोई सिस्टमेटिक मार्केट प्रणाली नहीं है इंडिया के अंदर, और जो भी है वो सफिशिएंट नहीं है हमारे देश के आकार को और किसानों की संख्या को देखते हुए। देन दो आपको नए वर्ड सीखने पड़ेंगे यहाँ पे। एक तो वर्ड आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग और एक वर्ड आता है आपका मार्केटेबल सरप्लस। तो ये दो क्वेश्चन कई बार 3 मार्क्स के क्लास 12 में पूछे जाते हैं, और जो दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसमें भी ये शब्द आजकल पूछे जाते हैं। तो अपने को ये पढ़ लेने चाहिए एक बार। देन सबसे पहले इसके लिए आता है आपका एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। सबसे पहले इसमें आता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यानी कृषि बाजार। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कवर्स सर्विसेज इन्वॉल्व इन मूविंग एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम फार्म टू द कंज्यूमर। इट इन्वॉल्व कल्टिवेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग वर्ड जो है इसमें वो सभी की सभी प्रोसेस, वो प्रक्रिया या क्रियाएं आ जाती है जिसमें जब तक अनाज बोया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, जैसे ज़मीन खोद के बीज बोए जाते हैं, तो अनाज को बोने से लेकर जब तक वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा उसके बीच में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, जैसे क्या क्या होता है, देखिए, जैसे कल्टीवेशन, हमने कल्टीवेट किया, उसके अंदर हमने बीज बोए खेती के अंदर हल चला के। देन उसके अंदर हार्वेस्टिंग किया, उसको काटा, अनाज उगाने के बाद उसको काटा। देन उसको स्टोर किया गोडाउन्स वगैरह में। देन उसकी ग्रेडिंग की, अलग अलग छांटा उसको। देन ट्रांसपोर्टेशन के साधनों से उसको मार्केट में पहुंचाया और कंज्यूमर तक उसको, फिर कंज्यूमर को उसको बेचा। तो खेत के अंदर, फार्म के अंदर जब हम बीज को बोते हैं, खेती बाड़ी करते हैं या बीज कल्टीवेशन करते हैं, वहाँ से लेकर जब तक वो अनाज जो है, वो जो फूड ग्रेन है कि कंज्यूमर के हाथ में पहुंचता है, उसके बीच में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, जो भी है, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, ये सभी प्रक्रियाएं मिला के क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाती है। और लास्ट इसमें आपके टॉपिक आता है मार्केटेबल सरप्लस। इसका मतलब होता है दोस्तों कि किसान, जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किसान ने मान लीजिए कुल 100 बोरी जो है वो गेहूँ उगाया, उसमें से उसने 30 जो बोरी गेहूँ खुद के परिवार के लिए, खुद के लिए रख लिया। अब कितना बचा, 70। अब जो 70 बोरी गेहूँ है ये मार्केट में सेल कर सकता है वो। तो ये जो 70 बोरी बची है जो वो मार्केट में सेल कर सकता है, इट इज़ कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है। देन आइए आगे चलते हैं। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, आप इसमें ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को देखो तो इन क्वेश्चन को ज़रूर आप ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन जैसे बनता है, आपको आना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद, कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोजगारी क्या होती है। तीसरा आता है स्मॉल होल्डिंग्स क्या होती है। देन फिर आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है एंड मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप मेरा वीडियो देखोगे तो 2-3 बार पीछे करके देखना वीडियो को, तो ये पांचों क्वेश्चन तो आपको वीडियो देखने के बाद आने ही चाहिए, चाहे 12th क्लास के हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम के हो। एंड थैंक यू सो मच।